हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने डायग्राम को लेबल करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसकी तो बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इससे नेजल पैसेज। ठीक है, जो हमारे यहाँ का जो पैसेज होता है उसे क्या कहते हैं हम? नेजल पैसेज। ठीक है, और जो आपको नोज़ में जो 2 होल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स। अब उसके आगे देखो, जो इसे कहते हैं हम ट्रैकिया, और इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो अभी जो ये हमारा ट्रैकिया है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, और फिर जब ये ब्रोंकाई है ना, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया बहुत सारे, उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में देखो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर कह लो। ठीक है, उसे हम कहते हैं एल्वेलाई। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है, ये हमारा क्या है? लंग्स है। ठीक है, अब देखो लंग्स के बाहर जो आपको एक मेम्ब्रेन सी दिख रही होगी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लोरा मेम्ब्रेन। और ये देखो नीचे हमारे लंग्स के नीचे क्या होता है? एक शीट ऑफ मसल्स, जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। और इधर देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है? ये बोन्स हैं। ठीक है, जो हमारा लंग्स है वो किस में होता है? रिब केज में होता है, क्योंकि लंग्स को कोई खतरा ना हो, कोई डैमेज ना हो पाए वो। ठीक है, तो देखो ये इधर भी होता है, लेकिन क्योंकि मेरे को पूरा डायग्राम अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर रिब केज नहीं बनाया, रिब्स नहीं बनाया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। इसके ऊपर ये हम इसे कहते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, एक फ्लेक्सिबल बोन होती है। ठीक है, चलो ये तो रहा हमारा कंप्लीट डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इससे ज़्यादा आपको और जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए बहुत पर्याप्त है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने नोज से, कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नोज़ से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या हम? नोज़। ठीक है, तो अब देखो होते क्या है, जो आपके नोज़ हैं आपको पता होगा ना, उसके अंदर क्या होते हैं? थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर होते हैं थिन सा, और म्यूकस होता है। वो क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे जो एयर अंदर जा रहा होता है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो। इन सबको वो इंश्योर करता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो हमारे जो नोज़ के अंदर जो प्रेजेंट होता है म्यूकस और जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनमें वो फंस जाता है, जिससे कि हमारे अंदर जो लंग्स में ऑक्सीजन या फिर जो एयर जा रहा है वो बिल्कुल क्लीन जाए। तो आइए पढ़ते हैं। इधर देखो लिखा हुआ है, द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, लंग्स एंड डायफ्राम। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। अब देखो नोज पढ़ते हैं। नोज में कह रहा है कि व्हेन द एयर पासेस थ्रू द नेजल पैसेज द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर ट्रैप्ड इन नेजल हेयर एंड म्यूकस। कि जब हवा हमारी नोज से पास हो रही होती है तो नेजल हेयर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ट्रैप हो जाती है, म्यूकस में इम्प्योरिटीज़ ट्रैप हो जाती है, जिससे कि हमारे अंदर जो हवा जा रही है, जो एयर जा रहा है वो बिल्कुल क्लीन जाए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मैंने नोट्स को डाल रखा होगा, बाकी आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रैकिया। जैसे मान लो यहाँ से जो एयर है वो क्लीन होकर साफ़ सुथरा होकर कहाँ जा रहा है? ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप से जा रहा है। तो विंड पाइप में अब क्या आ रहा है? हमारा एयर आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन आ रहा है। अब उसको पढ़ते हैं। क्या ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा आपसे बोर्ड एग्जाम में तो ज़रूर पूछ लेगा, तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। कि जो ट्रैकिया होता है वो आपस में कोलैप्स नहीं होता है, आपस में टकराता नहीं है। अगर उसके अंदर एयर नहीं भी है वो तभी भी नहीं टकराता है। कारण क्या है उसका? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय अ रिंग ऑफ सॉफ्ट बोन कॉल्ड कार्टिलेज। देखो कह रहा है क्योंकि जो ट्रैकिया है वो सॉफ्ट बोन, जिसका नाम क्या है? कार्टिलेज, उससे सपोर्टेड है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कि जो हमारा ये ट्रैकिया है यानी कि जो विंड पाइप है वो 2 हिस्सों में क्या हो गया है? डिवाइड, और इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, और अभी देख लो कि जो हमारा देखो ये क्या है? ब्रोंकाई। अभी जो ब्रोंकाई है ना वो देखो और फर्दर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो गया है? डिवाइड, और इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और देखो कि अगर मान लो मैं इसे सिंगुलर लूँ ना, एक मान लो कोई उठा लूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस। फिर से ध्यान देना, ट्रैकिया 2 हिस्सों में बटा, क्या कहते हैं उसे हम? ब्रोंकाई। फिर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और एक सिंगुलर देखना होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस। अब पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है कि ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, वही बात कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और ईच ब्रोंकाई डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और जो हमारा ये ब्रोंकाई है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्यूब्स में डिवाइड हो गया है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और सिंगुलर को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस
इसके आगे क्या हुआ है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट लाइन बढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ एल्वेलाई। ठीक है, अब ये एल्वेलाई क्या है, इधर देखो जरा, ये हमारा ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई ब्रांच में डिवाइड हुआ, ब्रोंक्यूल्स था, उसके बाद एक हमने लिया था ब्रोंकस था। ठीक है, अभी देखो जो हमारा ये ब्रोंक्यूल्स है ना, उसके लास्ट में पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम उसको कह लें बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं, जो कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, तो उसके लिए वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे लंग्स में अप्रॉक्स 480 मिलियंस ऑफ एल्वेलाई होती है, जिसका एरिया इतना होता है ना टेनिस कोर्ट के बराबर, 80 स्क्वायर मीटर। कैन यू बिलीव इट। तो चलो पढ़ते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट। और मुझे नहीं लगता कि बिना एल्वेलाई को अच्छे से पढ़े आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल इतना सा भी नहीं समझ सकते अगर आपको एल्वेलाई समझ में नहीं आता है। तो चलो पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है द पाउच लाइक और सैक लाइक और बलून लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड एल्वेलाई। की जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है उसके एंड में या तो पाउच लाइक, एयर लाइक, सैक लाइक या फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। एयर लाइक नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया। कह रहा है इज कॉल्ड एल्वेलाई। इट इज़ अ एल्वेलाई दैट ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड। कह रहा है वो एल्वेलाई ही है जिसके कारण से ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ रहा होता है। इसका जिम्मेदार कौन होता है, एल्वेलाई। तो सोचो यही तो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो रेस्पिरेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा। फिर देखो कह रहा है द एल्वेलाई प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस। कि जो एल्वेलाई होता है वो सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके कारण से गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। द वॉल ऑफ एल्वेलाई कंटेन दो बार हो गया। कह रहा है द वॉल ऑफ एल्वेलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो आगे ना मेन बात, कह रहा है जो हमारा एल्वेलाई होता है तो उसका जो वॉल होता है वहाँ पे एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ किसका होता है, ब्लड वेसल्स का। एल्वेलाई के जो वॉल से क्या कनेक्ट होता है, हमारा ब्लड वेसल्स कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर देखो कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। देखो अब यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बट इसकी पहले थोड़ा सा बता दूँ। देखो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ट्रैकिया से विंड हमारा अंदर गया, फिर ब्रोंक्यूल से डिवाइड हुआ, मतलब ब्रोंकाई डिवाइड हुआ, फिर ब्रोंक्यूल्स आया, फिर लास्ट में क्या है हमारा एल्वेलाई आया। उसके वॉल पे क्या है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। अभी वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। कैसे आता है, आपने डिफ्यूजन तो पढ़ा है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी चीज़ का मूवमेंट हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन। अब देखो मान लो मैंने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो मेरे लंग्स में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और मेरी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। सेम वैसे ही अब मान लो कि मेरे को क्या एक्सहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना है। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और लंग्स में उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हायर कंसंट्रेशन यानी कि बॉडी से टू द लोअर कंसंट्रेशन यानी कि लंग्स में आ जाएगा, जिससे हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी। एफिनिटी मतलब लगाव, प्रेम। कह रहा है थोड़ा को साइंस में भी आ गया ये। तो कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे कहाँ होता है, ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है कि विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और उसको हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है। इसीलिए अब उसको प्रेम है ऑक्सीजन से, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुँचाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। कह रहा है कि ये पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है, हमारे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। कह रहा है देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपके एमसीक्यू में कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में या फिर ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगी,
कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल देन वाटर, ठीक है। तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो कैसे ट्रेवल होता है, ब्लड में डिजोल्व होकर डिजोल्व फॉर्म में हमारे ब्लड में पूरे ट्रेवल हो जाता है। बट जो ऑक्सीजन होता है उसको लगाव किससे है, प्रेम किससे है, हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है देयर आर 480 मिलियंस ऑफ एल्वुलाई इन द लंग्स विच सरफेस एरिया इज अबाउट 80 स्क्वायर मीटर साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। कह रहा है कि जो हमारा एल्वुलाई हमारी लंग्स में प्रेजेंट होता है वो अबाउट 480 मिलियंस होते हैं, जो कि एक टेनिस कोर्ट के साइज़ के बराबर होता है। अगर हम सभी को खोल के इकट्ठा कर ले तो कितना होता है, उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं कुछ आपको बात बताती हूँ। उसके बाद हमारा क्या है, ये लंग्स है। तो लंग्स के बारे में तो एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना सकती हूँ, बहुत सारी बातें हैं। बट फिलहाल के लिए जो हमारा लंग्स होता है वो क्या होता है, पेयर में होता है। ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, स्पॉन्जी होता है, एयर जिसे बहुत ही सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो हमारा लंग्स होता है ना, उसके आउटर में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या होता है, प्लेरा, ठीक है। एक मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करती है, हमारे लंग्स को शॉक से प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब देखो लंग्स रहता कहाँ है, हमारी चेस्ट कैविटी में, ठीक है। मतलब चेस्ट पे यहाँ पे हमारा क्या रहता है, लंग्स रहता है, ठीक है। और जो ये लंग्स होता है ना, इसके सराउंडेड में क्या होती है, बोन्स होती है, उसे कहते हैं हम रिब कहते हैं उसे हम रिब्स। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिब केज के अराउंड क्या होती है, लंग्स उसके अंदर होती है, ताकि हमारे जो लंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, उससे चोट लग जाएगी तो क्या होगा, तो लंग्स जो हमारी होती है वो इसके अंदर रहती है, ठीक है। अब देखो नीचे एक और चीज़ है, आपको दिख रहा होगा डायफ्राम। ये डायफ्राम, ये लंग्स और ये जो हमारा रिब केज है, इन तीनों का ना बहुत ही अच्छा तालमेल होता है, जिन कारण से हम क्या कर पाते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर पाते हैं। जैसे कि देखो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी डायफ्राम होती है ना वो नीचे होती है, और जो रिब केज होता है ना वो आगे की तरफ मतलब फूल जाता है, बाहर की तरफ आता है। उसी के कारण से तुम्हारा लंग्स का साइज़ बढ़ पाता है। अभी हम ऑक्सीजन लेंगे और डायफ्राम ने भी दबा रखा है बिल्कुल, और ऊपर की जो रिब केज है उसने भी दबा रखा है, तो हम तो सांस ही नहीं ले पाएंगे ना। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा रिब केज आगे को जाता है और थोड़ा सा जो नीचे का जो डायफ्राम है ना वो और नीचे को जाता है, तो हम उससे क्या होता है, हमारे लंग्स को फूलने की जगह मिल पाती है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैंने पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है। इसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है, आपका कोई भी पॉइंट इसमें छूटा हुआ नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।